आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम लोग ज्योतिष से संबंधित कोई भी एक रोचक रोचक विषय को लेकर उस पर चर्चा करते हैं। और आज भी हम एक बहुत आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें कि बहुत ही एक रोचक और इंटरेस्टिंग विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज पूरे भारत में प्रयागराज में आयोजित माघ मेला चर्चा का विषय बना हुआ है। और बड़ी खुशी होती है कि भारतीय मीडिया भी, जो अभी तक बहुत ही एक नकारात्मक भूमिका निभा रहे थे, आज भी वो इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्रयागराज में माघ मेला क्यों आयोजित किया जा रहा है। पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है और सब जगह हम जानते हैं त्राही त्राही मची हुई है। भारत में भी कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यहाँ तक हम कहें कि मृत्यु भी कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों की हो रही है। हमारा प्रशासन एक तरफ कहता है कि हमें सबको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। दिल्ली में ठीक है, हम लोग गाड़ी में जाते हैं, हमारा मास्क अगर जरा सा भी नाक से हटा हुआ होता है तो हमको फाइन कर दिया जाता है 2,000 रुपये का। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन प्रयागराज जैसे माघ मेले का आयोजन पूरे जोर शोर से कर रहा है और आपको ताज्जुब होगा कि कितने लाख लोग यहाँ पर प्रतिदिन स्नान करेंगे। और ऐसा हम कहते हैं कि प्रशासन जो है कोरोना के खतरे में लोगों को झोंक रहा है और बुला रहा है उनको। हमको पता नहीं कि लोग भी क्यों वहाँ जाने में इंटरेस्टेड हैं और सब कोई इसी बात से चिंतित है कि कहीं सुपर स्प्रेडर ना बन जाए जैसा पिछली बार कुंभ मेले में हुआ था। और उसी चिंता से हर आदमी चिंतित है, लेकिन पता नहीं प्रशासन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग मरें या कुछ भी करें, लेकिन वो माघ मेला चल रहा है। और आज हमारा जो पर्पस है वो सिर्फ यही है कि आपको माघ मेले के बारे में बताना कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है और ये मेला क्यों आयोजित किया जाता है। उसी से हमारा यहाँ पर एक मतलब है। और इसका संबंध माघ मेले का जो प्रयागराज में हो रहा है, इसका सीधा संबंध जो है कुंभ मेले से होता है। और कुंभ मेले के बारे में अगर हम थोड़ी सी अपनी माइथोलॉजी को देखें तो कहते हैं कि जो कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी वो समुद्र मंथन से हो गई थी। कहते हैं कि जो मान्यता है कि महर्षि दुर्वासा एक बार इंद्रदेव के यहाँ पर गए और उन्होंने एक खास फूलों की माला से इंद्र का स्वागत किया। इंद्र ने उन फूलों को अपने हाथी ऐरावत को दे दिया, जिसने उन फूलों को कुचल दिया। इससे नाराज होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को शाप दिया। महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और देवता बहुत कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया और परास्त कर दिया। सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और दोनों के साथ मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, सारा उनको वृत्तांत सुनाया। जब भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं ने राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में वो लग गए। समुद्र मंथन में अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर जयंत का पीछा किया गया दैत्यों द्वारा। अमृत कलश पर अधिकार पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के चारों स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी और पहली वो बूंद थी प्रयाग में, दूसरी थी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में और चौथी नासिक में। कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान अमृत कलश को पाने के युद्ध के दौरान 12 स्थानों में अमृत छलका, जिसमें से 4 स्थान मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर थे और 8 स्थान अन्य लोकों पर थे। पृथ्वी पर जो स्थान थे प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है,
हरिद्वार जहाँ गंगा नदी बहती है, उज्जैन जहाँ शिप्रा नदी बहती है, और नासिक जहाँ गोदावरी नदी बहती है। अमृत की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छिपा कर रखा, सूर्यदेव ने कलश को फूटने से बचाया, और कहते हैं कि शनि ने इंद्र के कोप की रक्षा की। और ये जो कुंभ मेला मनाया जाता है इन 4 जगह पर, वो भी एक ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार मनाया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति एक विशेष राशियों में जब इनका प्रवेश होता है, उस टाइम कुंभ मेले की स्थापना की जाती है। और प्रयाग में जब कुंभ मेला होता है तब सूर्य मकर राशि में होता है और बृहस्पति वृष राशि में होता है। उज्जैन में जब कुंभ मेला होता है तो सूर्य मेष राशि में होता है और बृहस्पति वृश्चिक राशि में होता है। नासिक में जब कुंभ मेला होता है तो सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति भी सिंह राशि में होते हैं। और जब हरिद्वार में कुंभ मेला होता है तो सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में होते हैं। गुरु, हम जानते हैं कि गुरु का गोचर एक राशि में 1 वर्ष के लिए होता है, तो 12 साल के बाद गुरु जो है उसी राशि में आता है और उस टाइम इनमें से चारों स्थानों में से एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हर तीसरे वर्ष इन चारों स्थानों में से एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इन चारों में जो प्रयागराज का कुंभ मेला है उसका सबसे विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है और ये बहुत एक पवित्र स्थान हिंदू धर्म के हिसाब से माना गया है। और यहाँ पर प्रयागराज में हर 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार और प्रयाग में हर 6 साल अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है, लेकिन उज्जैन और नासिक में अर्ध कुंभ का आयोजन नहीं किया जाता। और ये जो माघ मेला जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, ये जो प्रयागराज में मनाया जा रहा है, ये हर वर्ष प्रयागराज में मनाया जाता है और इसे एक मिनी कुंभ मेले के रूप में जाना जाता है। और वही जो कुंभ मेला है जिसको हम मिनी कुंभ मेला कहते हैं, उसी का आयोजन आज यहाँ पर प्रयागराज में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जो है वो मकर संक्रांति के दिन या 14 जनवरी को शुरू हो गई है। कहते हैं कि धर्म की नगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति मतलब 14 जनवरी से शुरू होकर महाशिवरात्रि इस बार 1 मार्च तक को पड़ेगी। इसका अर्थ ये है कि ये जो माघ का मेला है ये पूरे 47 दिन तक चलेगा। और आपको शायद ताज्जुब होगा कि जो पिछले पहले दिन जिन लोगों ने स्नान किया, 8 लाख लोगों ने स्नान किया। और कहते हैं कि धीरे धीरे इन लोगों की संख्या बढ़ेगी और लोगों का अनुमान है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो वहाँ पर स्नान करेंगे। और इस मेले के दौरान 6 प्रमुख स्नान भी होंगे, जो कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति का जो हो चुका है, 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान होगा, 1 फरवरी को मौनी अमावस्या का स्नान होगा, 6 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान होगा, 16 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान होगा और 1 मार्च को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। और कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने लोग स्नान करने के लिए वहाँ पर आते हैं। और माघ मेला कहते हैं कि जो ये प्रयागराज में होता है, ये सर्वाधिक हमारा जो प्रिय धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है और इसका जो आयोजन है मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है। हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और ये माघ मेला सिर्फ हरिद्वार में ही नहीं, ये प्रयागराज में ही नहीं होता, ये हमारा उत्तर काशी है, हरिद्वार है, उज्जैन है, और जैसा गंगा सागर का भी आपने नाम सुना होगा वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर भी ये मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार हमारे प्रशासन ने, खासतौर से मैं कहूँगा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के सरकार ने, हरिद्वार में होने वाला माघ मेला और उज्जैन में होने वाले माघ मेले को बैन किया, उस पर प्रतिबंध लगाया और वो मेला नहीं हो रहे हैं। और लेकिन जो गंगा सागर का जो माघ मेला होता है वो चल रहा
हुआ है अभी कलकत्ता में, वो सिर्फ 2 दिन के लिए होता है, 14, 15 या 16 जनवरी तक। तो वो भी जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुछ कंडीशन के साथ उसका सेलिब्रेशन किया गया। कहते हैं कि प्रयागराज भारत के सर्वाधिक पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, और प्रयाग का जो माघ मेला है, कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है। हिंदू पुराणों में भगवान ब्रह्मा द्वारा इसे तीर्थराज माना गया है, जिसमें 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और हमारी जो पौराणिक सरस्वती का संगम होता है। हिंदू धर्म के अनुसार इन पवित्र नदियों में स्नान करने से हमारे जो अनंत काल तक हम लोग धन्य हो जाते हैं, और सभी लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं और वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। ये भी कहा कि पद्म पुराण के महात्म के अनुसार माघ स्नान को मनुष्य के शरीर से जो विभिन्न स्थित जो उसमें उपाताप हैं या पाप हैं, वो जलकर भस्म हो जाते हैं। धर्मपरायण हिंदू के लिए संगम की एक डुबकी जीवन को पवित्र करने वाली मानी जाती है। इसके बाद, और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर पूरी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और यहाँ पर जो एक टेम्परेरी जो स्थान बनाए जाते हैं, टेंट्स बनाए जाते हैं, उसमें वो वहाँ पर रहते हैं। और कुछ लोगों की मान्यता है, या कुछ लोग वहाँ रहते हैं पूरे 47 दिन तक। पूरे माघ मेले के दौरान वो वहीं पर उनका वास होता है, जिसको हम कल्पवास कहते हैं। और जहाँ तक हिंदू शास्त्रों में कल्प शब्द का अर्थ है, जितने भी जो चारों युग हैं, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है, इसमें से जो इनका टोटल काल होता है, टोटल समय है, या टोटल वर्षों का समय है, जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स है, तो कहते हैं कि कल्पवास में रहे हुए व्यक्ति को पिछले जो जन्म हैं या कितने भी पिछले पुराने जन्म हैं, उन सब जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है, और जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है, यानी कि मोक्ष मिल जाता है, जिसका कि हम सभी का उद्देश्य भी है। और कहते हैं कि कल्पवासी जो वहाँ पर 47 दिन तक रहते हैं और रोज़ सुबह वहाँ पर स्नान करते हैं, वो दिन में एक बार खाना भी खाते हैं ऐसे लोग। और जब 12 कल्पवास हो जाते हैं, मतलब जब 12 बार वो माघ मेले में पूरे मेले के दौरान वहीं पर रहते हैं, और जो भी उनके जो रिचुअल्स हैं उनका पालन करते हैं, सुबह नहाना और दिन में एक बार खाना, तो उसको करने के पश्चात वो अपना जो भी कल्पवासी हम उनको बोलते हैं, वो अपना बिस्तर और अपना सारा जो सामान होता है वो दान दे देते हैं, जिसे हम शैया दान कहते हैं। और इस कारण इस वर्ष ये जो माघ मेला मनाया जा रहा है, उसकी एक विशेष महत्व है हिंदू शास्त्रों में। लेकिन जो कहा कि जो समय चल रहा है, और मैं टीवी पर सुन भी रहा था, काफ़ी लोगों की इंटरव्यू भी आ रहे थे, और वहाँ जो श्रद्धालु गए हुए थे उनसे भी बात हो रही थी लोगों की जो है, तो वो कह रहे थे कि जो होना है वो तो होगा ही, हम तो धर्म के नाम पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते एक्चुअली में, और जो होना है वो तो होगा ही। लेकिन जैसा आपको मालूम है कि ज्योतिषी या ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन नॉलेज है, और ये कभी नहीं कहता कि, या ज्योतिष कभी आपको भाग्यवादी नहीं बनाता। इट नेवर लीड्स यू टू द फैटलिज्म। ज्योतिष पूरा का पूरा कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही होने वाला है। अगर हम जानबूझकर अपने आप को कुएं में धकेल रहे हैं, तो कोई ज्योतिष हो या कोई भगवान हो आपको नहीं बचा सकता। तो ज्योतिष जो है पूरा का पूरा जो है कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, और ये कहना कि जो होना है वो ही होगा और इसमें कोरोना वगैरह कुछ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है और ज्योतिष के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। ज्योतिष में हम कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए, या कर्मों का अगर आप सुधार करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं और अनहोनी को भी टाल सकते हैं। तो ये तो कर्म के सिद्धांत की बात हुई। तो ये कहना कि ज्योतिष भविष्य आपको भाग्यवादी बनाता है या आपको फेटलिज्म की तरफ ले जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा, ज्योतिष में कहा कि जो भी हम काम करते हैं
उनमें देश पात्र काल का हमें ध्यान रखना है। देश पात्र काल का, अगर हम देश पात्र काल का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जो ज्योतिष है वो कोई काम नहीं करता। फिर उस टाइम जो है या ज्योतिष फिर जो है हम अप्लाई नहीं कर सकते उसको। और काल की बात है, समय की बात है, और आज जो समय चल रहा है उसमें अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो नेचुरली कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा और हम कहेंगे कि हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप जो है सावधानी रखें, और ख़ास तौर से मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि ऐसे समय पर ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहिए और इतने ज़्यादा संख्या में लोगों को कोरोना के खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो ये हमारा हुआ ज्योतिष का जो माघ मेले के बारे में। और जैसा मैंने कहा कि हरिद्वार में और उज्जैन में भी होने वाला था ये माघ मेला, बट वहाँ की सरकारों ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है, तो वहाँ पर ये मेला जो है वो नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो गंगा सागर में भी मेले का आयोजन किया गया, लेकिन गंगा सागर में जो मेला है वो सिर्फ 2 दिन के लिए होता है और वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और वहाँ पर का भी मेला जो है बहुत प्रसिद्ध है, तो उस पर भी बैन लगना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी बैन नहीं लगा। परंतु प्रयागराज में जो मेला 47 दिन के लिए होने जा रहा है और जो कंटिन्यू चल रहा है, वो रियली बहुत एक मैं कहूँगा कि लोगों के लिए बहुत एक खतरा है। जो सरकार या जो प्रशासन है वो जानबूझकर लोगों को खतरे में डाल रही है। और मेरा सभी से जो श्रद्धालु भी हैं उनसे भी यही निवेदन है कि अपने आप को बचाएं, क्योंकि इस महामारी से महामारी किसी को नहीं देखती, किसी को नहीं पहचानती एक्चुअली में। तो दोस्तों एक प्रश्न भी है, तो एक प्रश्न भी ले लेते हैं। ये प्रश्न हमारा अजय शर्मा जी ने दिया है और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1962 है। समय सुबह 9:45 का है और उनका जो जन्म स्थान है वो मोदी नगर है। वो लिखते हैं कि 6-7 साल से कोई काम नहीं चल रहा है, कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया है और पूछ रहे हैं कि समय जो है वो कब तक जो है वो ठीक होगा। तो इनका हमने हॉरोस्कोप बनाया और हॉरोस्कोप बनाकर हमने देखा कि इनका जो लग्न है वो वृश्चिक राशि है, जिसको हम स्कॉर्पियो साइन कहते हैं। वहाँ पर वीनस या शुक्र वक्री होकर बैठा हुआ है। शनि और राहु इनके तृतीय भाव में हैं। चौथे भाव में गुरु भी वक्री होकर वहाँ पर बैठा हुआ है और 9वें स्थान में मंगल नीच का है और उसकी जो है राहु के साथ युति भी है। फिर जो 11वां भाव है इनका, वहाँ पर मून और मरकरी का प्लेसमेंट है, दोनों का युति है और मरकरी जो है वो उच्च का भी है। और इसके अलावा जो सन है, सूर्य है, वो 12वें भाव में है और वो नीच की राशि में है। और इस समय जो इनकी दशा ऑपरेट हो रही है वो है शनि में दशा, इनकी महादशा 28/9/2017 को शुरू हुई थी और ये 19 वर्ष का समय होता है। शनि की जो महादशा होती है वो 19 वर्ष के लिए होता है और शनि की महादशा में इस समय इनकी जो बुध की महादशा या मरकरी की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 8 जून 2023 तक रहेगी। अगर हम इनके हॉरोस्कोप पर निगाह डालें तो हम देखते हैं कि भाग्यस्थान में मंगल और राहु की युति है। मंगल नीच राशि में है वहाँ पर और उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो 9वां भाव है, भाग्य का जो भाव है, वहाँ पर उसमें मंगल, शनि और राहु की एसोसिएशन है, संबंध है, जो कि हमारे भाग्य के स्थान को बहुत खराब करता है। और इनका जो सूर्य है वो भी नीच राशि में है और जो शनि की दशा चल रही है, शनि अपनी राशि में तो अवश्य है, लेकिन उसके साथ मंगल की दृष्टि है और केतु का उसके साथ संबंध है।
तो शनि के साथ भी मंगल और केतु का संबंध है, उसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि कुछ प्लैनेट का प्लेसमेंट इनके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा है, जैसे कि गुरु है। गुरु पांचवें भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में बैठा हुआ है, मतलब त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में होना एक राजयोग होता है। दूसरा, लग्न का स्वामी मंगल है, वो भी 9वें भाव में है, वो भी एक राजयोग बनाता है। और इसी तरह से जो बुध है वो भी एक उच्च का प्लैनेट है इनकी राशि में, तो ये प्लैनेट काफ़ी अच्छी पोजीशन में भी हैं। और जो शनि की दशा ऑपरेट हुई 2017 से, तो मैं कहूँगा कि वो जो उन्होंने लिखा है कि 6-7 साल से कोई काम नहीं चल रहा, उसका कारण भी शायद वही है, शनि की दशा का शुरुआत होना। और अभी जो गोचर है शनि का, वो भी मकर राशि में ही है, और मैं कहूँगा केतु के ऊपर इनके हॉरोस्कोप में गोचर कर रहा है। राहु इस समय वृष राशि में गोचर कर रहा है, उसकी भी दृष्टि शनि के ऊपर है। तो दशा के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ मैं, या गोचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में ही पोजीशन जो है बहुत खराब है, और उसी कारण जो है इनको इन समस्याओं से गुजरना भी पड़ रहा है। अभी अगर हम देखें कि 29 अप्रैल को इस साल शनि का गोचर जो है कुंभ राशि में होगा, जो इनका 4th हाउस है, और उसका मूल त्रिकोण राशि भी है, और वहाँ से ये जो हमारा हाउस ऑफ प्रोफेशन है 10th हाउस, उस पर दृष्टि डालेगा, तो वो गोचर जो है बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएगा। और इसके अलावा 13 अप्रैल को गुरु का भी गोचर हो रहा है मीन राशि में, जो उसकी अपनी राशि है, और यहाँ पर जो इनके 5th हाउस में या 5वें भाव में जुपिटर का गोचर होगा, और 5वां भाव एक त्रिकोण स्थान है और ये भाव 10वें भाव से 8वां भाव होता है। 8वां भाव लॉन्गेविटी ऑफ प्रोफेशन है, या हम कहें कि ये जो भाव है इट इंडिकेट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन। इनके जो लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी प्रोफेशन में, वो उसको इंडिकेट करता है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। और दूसरा ये है कि अभी जो राहु केतु का गोचर होगा, वो भी 12 अप्रैल को इस बार चेंज होने वाले हैं। तो राहु इनके 6th हाउस में जाएगा, और केतु जो है वो 12th हाउस में जाएगा। वो भी एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। कहते हैं कि राहु 6ठे भाव में और केतु 12th हाउस में, 12वें भाव में जो गोचर होने जा रहा है, वो राहु केतु की बेस्ट पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि राहु 6ठे भाव में शत्रुओं का या दुश्मनों का या हमारे जो विरोधियों हैं उनका खात्मा करता है, और केतु 12वें भाव में मोक्ष का कारक बन जाता है, क्योंकि केतु को मोक्ष का प्लैनेट मानते हैं, मोक्ष का प्राइमरी कारक मानते हैं, और 12वां भाव भी हमारा मोक्ष का स्थान है। तो ये जो गोचर में इनकी राहु केतु की पोजीशन होगी, वो भी वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है। और इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम होने वाले गोचर को देखें, जो कि अप्रैल के महीने में होने वाले हैं तीनों प्लैनेट का, शनि का 29 अप्रैल को जब ये कैप्रिकॉर्न साइन से एक्वेरियस साइन में जाएगा, जुपिटर का 13 अप्रैल को जब ये कुंभ राशि से मीन राशि में जाएगा, और राहु केतु का गोचर 12 अप्रैल को जब राहु मेष राशि में जाएगा और केतु जो है वो तुला राशि में जाएगा। और तीनों गोचर आपके लिए बहुत शुभ होंगे, और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको सिर्फ 3 महीने का इंतज़ार करने की ज़रूरत है, और जैसे ही अप्रैल का महीना समाप्त होगा तब आप देखेंगे कि जो गोचर है उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और हम कहेंगे कि जहाँ तक कार्य का सवाल है उसके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जो 5वें भाव में गुरु का जो गोचर है आपके लिए बहुत शुभ होगा। आपको कार्य क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम इवन फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा एक समय रहेगा। तो इसलिए आपका जो हॉरोस्कोप यही इंडिकेट करता है कि जो अप्रैल के महीने में तीनों जो हमारे मेन प्लैनेट हैं, मुख्य ग्रह हैं, उनके जो गोचर होने वाले हैं वो आपके लिए बहुत
शुभ कार्य होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि हम कोई भी ज्योतिष से संबंधित रोचक विषयों पर हम चर्चा करते हैं, और अगले सप्ताह में आजकल जो एक इम्पॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में हमें बहुत भ्रमित किया गया है, एक शादी के लिए मुहूर्त, और बहुत एक गलत गलत हमारे जो दिमाग में भ्रम फैलाए गए हैं कि आप देखते हैं कि शादियां जो है वो 4 महीने नहीं होती। कहते हैं कि जो देवता सो जाते हैं, 4 महीने कोई शादी नहीं होती। हम देखते हैं कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में कोई शादी नहीं होती, और 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में भी कोई शादी नहीं होती। हमें अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन अगले प्रोग्राम में हम एक डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये सब क्या है और शादियां जो है ऐसे टाइम में क्यों नहीं होती। और आजकल भी आप देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि तारा डूबा हुआ है, तो भी आजकल शादी नहीं हो रही। और आप देखेंगे भी कि अभी फरवरी तक या फिर मार्च अप्रैल में जब ये जुपिटर या वीनस जब कंबस्ट होते हैं, अस्त होते हैं, सूर्य के बहुत पास होते हैं, तब हम कहते हैं कि तारा डूब रहा है, और उस टाइम भी हम शादियां नहीं करते। ये सही है कि जब जुपिटर और वीनस कंबस्ट हों तो नेचुरली हम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि शादी के लिए या कोई भी शुभ काम के लिए इन दोनों प्लैनेट का आशीर्वाद मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गुरु एक तरह से गुरु है, गॉड है, प्रोविडेंशियल हेल्प है, डिवाइन ब्लेसिंग है, ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और जब तक हमारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होगा, हम कोई भी अगर शुभ काम करेंगे तो उसमें सफल नहीं होंगे। और जहाँ तक वीनस का सवाल है, शुक्र का सवाल है, उससे हमें सुख समृद्धि मिलती है, भौतिक सुख साधन प्राप्त होते हैं, वो भी जरूरी है शादी के लिए या कोई भी शुभ काम करने के लिए। तो उनका आशीर्वाद डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी को हम कहते हैं तारा डूबना, जब सूर्य जब बृहस्पति या शुक्र सूर्य के बहुत पास होते हैं, अस्त होते हैं। और ज्योतिष में कहा कि जब कोई प्लैनेट अस्त होता है या सूर्य के बहुत नज़दीक होता है, तो हर प्लैनेट की अवस्थाएं होती हैं, और इसको हम कोप अवस्था कहते हैं। और कोप अवस्था का अर्थ होता है एंग्री स्टेट ऑफ माइंड। तो जब आप कोप अवस्था में होते हैं तो डेफिनेटली आप कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते, आपके अंदर नेगेटिविटी भरी रहती है। और वही पोजीशन ज्योतिष में ग्रहों की भी है कि जब ग्रह सूर्य के बहुत पास होते हैं तो हम उनको अस्त कहते हैं या कोप अवस्था में कहते हैं, कि मतलब दे लूज देयर strength and other I would say that they become malefic planet. Even if they are benefic planet, they become malefic planet. अगर वो शुभ ग्रह भी होते हैं तो वो अशुभ ग्रहों की तरह काम करते हैं। और दोस्तों, हम लोग इसमें विवाह से संबंधित जो मुहूर्त के प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में डिटेल में अगले प्रोग्राम में अवश्य चर्चा करेंगे। और आपका भी कोई अगर सुझाव है या कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित या व्यक्तिगत संबंधित, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप हमको लिख सकते हैं, आप हमें उत्तर देने में बहुत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच।